नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिनको 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आजकल जो बाज़ार में गिरावट है वो गिरावट है डराने वाली। और क्या बाज़ार के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या बेच खोज कर सब भाग जाए या क्या डिसीजन ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो तुम्हें एक अच्छी खबर दे देता हूँ। अच्छी खबर ये है कि जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है ना, वो दशमलव तुम्हारा 83 पे है। तो इसीलिए एक रिकवरी तो बनेगी, इसलिए घबराए नहीं। दूसरा, थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटीमेंट जरूर बना है कि निफ्टी ने जो 25,597 पर क्लोजिंग दी है ना, वो 25,600 को होल्ड नहीं किया। बस थोड़ा सा ये एक अच्छी पॉजिटिव भी है कि भाई 25,500 के ऊपर है, मतलब भले ही 9 पॉइंट ऊपर है, 25,509 पे है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऊपर ही है। घबराए नहीं। सबसे पहले तो पैनिक नहीं करें, पैनिक में हमेशा नुकसान पहुंचता है। जो अगर मार्क टू मार्क पोजीशन आ रही है आपकी, कोई मार्जिन शॉर्टफॉल आ रहा है, तो वो मार्जिन शॉर्टफॉल कैरी फॉरवर्ड करें और उसमें बराबर करके रखें कोई। क्योंकि देखो बाज़ार गिर क्यों है, सबसे पहले ये समझो। बाज़ार के पीछे जो गिरावट की वजह है ना, वो है अमेरिका। अमेरिका में जो उनका सेटल डाउन चल रहा था ना, वो अभी भी चल रहा है। उस पर लगभग 1 महीना होने जा रहा है। 1 महीने से कोई भी मतलब वहाँ पे जो मामला सुधरता नज़र आ रहा था, कुछ भी नहीं सुधरा और उल्टा बिगड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो वहाँ का कोर्ट है ना, उस कोर्ट में केस दायर होने लगे, और केस दायर इस लेवल तक के होने लगे कि भाई जो जिस पावर को डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करके दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं ना, वो अनलीगल है, वो गलत है। पहला तो ये है। दूसरा क्या है कि जो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी है, अनसर्टेनिटी इसलिए बनी है कि देखो, बात को समझने की कोशिश करना। कई बार कभी डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग कर रहा है। उन्होंने ज़बरदस्ती में रूस को भी लपेट लिया, चाइना को भी लपेट लिया। उस पर आकर के फिर से रूस ने मतलब सफाई दी कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें क्यों ज़बरदस्ती में बोल रहे हैं कि हम आगे कोई मतलब न्यूक्लियर की टेस्टिंग कर रहे हैं। ऐसा तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बात समझो। एक तो डॉलर इंडेक्स, बास्केट ऑफ करेंसी का जो एक पैरामीटर होता है डॉलर इंडेक्स, वो लगभग 100 रुपये पे पहुँच गया, $100 पे पहुँच गया। मतलब वो 5 महीने के अपने उछले स्तर पे है। आपने एक बात नोटिस करी कि जो सितंबर 2024 में जो शेयर मार्केट में गिरावट आई थी ना, उस गिरावट के पीछे जो बड़ी वजह थी ना, वो वजह केवल डॉलर इंडेक्स की कमजोरी थी, एफआईआई की बिकवाली थी। डॉलर इंडेक्स कितना मजबूत हो गया था मालूम? 110 पे पहुंच गया था। आज जब डॉलर इंडेक्स 110 से घटता 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 97 पे आया, तो कहीं ना कहीं जो इमर्जिंग मार्केट है ना, उनके लिए एक अच्छी खबर आई। जो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड है, जो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड है, वो भी तुम्हारा जो 4.56 पे बनी हुई है अभी भी। जब भी डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है, जो लॉन्ग टाइम की बॉन्ड यील्ड है ना, उन पर प्रभाव पड़ता है। ये आपको मान के चलनी पड़ेगी। और शेयर मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है देखने के लिए। अब अगर बात करें आज एफआईआई की, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज तुम्हारा 3263 करोड़ रुपए की बिकवाली की। मतलब अगर उनको पिछले 6-7 दिन का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो 20,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके। अगर डीआईआई की बात करोगे, घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो उन्होंने आज 5,283 करोड़ रुपए की खरीदारी की। मतलब ये समझ लो 3200 रुपये एफआईआई ने बेचा, 3200 करोड़ का, 5300 करोड़ मान लो मोटा मोटा, 5283, 5300 करोड़ डीआईआई ने खरीदा। उसके बाद में भी हालत ये है कि जो बीएससी का स्मॉल कैप है 563 पॉइंट टूट गया, एनएससी का मिड कैप है 265 पॉइंट टूट गया। और थोड़ी सी ये जरूर है कि डाउ जोन, नैस्डैक, S&P 500 जो है ना, वो क्या मिला जुला कारोबार और अभी थोड़ा सा रिकवरी के साथ में ही कारोबार कर रहे हैं। पहला ये अमेरिका के जो बाज़ार है ना, वो मामला ख़राब कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलते हैं उनका कोई तय नहीं है। और जब तक अमेरिका की जो मतलब जो इकनॉमी है ना वहाँ की, या जो वहाँ की पॉलिटिक्स है ना, जब तक वो स्टेबल नहीं होगी ना, जब तक वो पूरे दुनिया को स्टेबल नहीं होने देंगे। कब क्या कर दें, कब क्या कह दें, क्योंकि वहाँ पे महंगाई एक चरम सीमा पे है। अपने यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में, बट वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और वहाँ के जो जयराम पवेल हैं, फेडरल बैंक के चेयरमैन, वो क्या बोलते हैं कि यार हम रेट कट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देश में महंगाई है। और डोनाल्ड ट्रंप जयराम पवेल को बोलता है कि तू फोकट की तनख्वाह खा रहा है, तू कुछ नहीं करता, तू 1 रुपये का काम नहीं करता। अब जयराम पवेल बोलता है कि अगर पहली बात तो रेट कट, मतलब आरबीआई जैसे रेपो रेट में बदलाव करता है, कब करता है मालूम है? जब सब चीज़ ठीक चल रही हो, जब हमारी महंगाई कंट्रोल में हो, मतलब हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो नॉर्मल हो, ट्रेड डेफिसिट नॉर्मल हो। लेकिन अमेरिका में उल्टा चल रहा है। अमेरिका में जो महंगाई है ना, वो एक चरम सीमा पे है। और अगर ऐसी स्थिति में महंगाई ऊपर है और उन्होंने रेट कट कर दिया, तो और भी स्थिति ख़राब होने वाली है। इसीलिए जस्ट 1 मिनट।
हाँ, और भी स्थिति ख़राब हो जाएगी। तो ये स्थिति क्या है, बनी हुई है अभी। अब दूसरी बात समझो कि जो तुम्हारा सोना है, सोना 1,20,800 पे कारोबार कर रहा है। सोने में भी हालांकि थोड़ी सी रिकवरी आई है। अगर चांदी की बात करोगे तो चांदी 1,47,000 रुपये में आ गई है। अगर बात करोगे तुम्हारा जो रुपया है ना, रुपया हमारे डॉलर के अगेंस्ट कहाँ पे है, तो रुपया हमारा 88 रुपये 76 पैसे पे अभी पहुँच गया है। आज बाज़ार के अंदर जो गिरावट रही उसके पीछे रहा विक्स वोल्टिलिटी इंडेक्स 12.76 में पहुँच गया। क्रूड ऑयल $64 प्रति बैरल पे बना हुआ है। क्रूड ऑयल को अगर बात करोगे तो एक बात समझनी पड़ेगी, जो बिटकॉइन 1,25,000 US डॉलर पे पहुंच गया था, वो अब घटता घटता 1,02,000 पे आ गया है। मतलब इतनी गिरावट आ गई है वहाँ पे अमेरिका में। देखो क्या ना, AI का आपने देखो, एनवीडिया का मार्केट कैप जो है ना, पूरे जो आज 195 देश हैं विश्व में, 190 देशों की टोटल अर्थव्यवस्था से बड़ा हो गया था। AI का बबल, जो बड़े बड़े मतलब जानकार हैं वो ये बोल रहे हैं कि अमेरिका में बहुत जल्द ही एक तरह से क्राइसिस आ सकता है, मतलब स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। उनके पीछे जो कारण है वो ये है कि मतलब 10,000 जो अमेरिका का, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है ना, ऐसी अमेरिका का एक इंडेक्स है जिसको वहाँ पर नेस्डैक बोलते हैं। नेस्डैक ने 10,000 से जो रैली दिखाई है वो 26,000 तक की दिखाई है, अभी 26,000 के आसपास। तो उसके बाद में इतनी जो कंडीशन में रैली आई है, उसके बाद में गिरावट आ रही है और आएगी। बट जब भी अमेरिका के बाज़ार गिरेंगे ना, तो भारत के और सब जगह के बाज़ारों को लेके गिरेंगे, ध्यान रखना। हाँ, इतना ज़रूर मान लो कि हमारे जो सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल के सितंबर में जब शेयर बाज़ार गिर रहा था, उसके पीछे जो कारण था वो था रिजल्ट सेशन बेहद ख़राब आ रहा था। अब भी रिजल्ट सेशन थोड़ा सा ये मान के चलो सुधरा है, रिजल्ट सेशन इतना ख़राब नहीं आ रहा। FNO पे लेकर के तुम्हारा वित्त मंत्री की तरफ से बयान आ गया है, जो तुम्हारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री, उन्होंने कहा है कि हम FNO को बंद नहीं करना चाह रहे, हम FNO के ऊपर ना कुछ कड़े नियम करना चाह रहे हैं। तो अब कड़े नियम करना चाह रहे हैं मतलब सीधी सी बात है ना, आप स्पष्ट बोलो ना, सूसू क्यों बोलो, डायरेक्ट सुसरी बोलो ना भाई। सरकार को जो वहाँ से SST आता है ना, तुम्हारा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आता है ना, वो भी भयंकर आता है। आपको अगर सपोज करो आप FNO में काम करते हो और आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप उससे निकाल के देखोगे तो हाथ में आएंगे 50 रुपये। हर मैं सही बता रहा हूँ। कारण ये ना, SST बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर आपने गलती से साल भर में 1,00,000 रुपये कमा भी लिया, तो उस पर आपको FNO पे मतलब 20% टैक्स देना ही है। मतलब बहुत सी नियम और शर्तें हैं। अगर बात करो ग्रो के IPO की, ग्रो का IPO 1.5% भर के बंद हुआ है। बात करो 1.5-14% के आसपास अभी जिसका GMP ट्रेड कर रहा है। तो अगर लंबे समय के लिए आप ये IPO में लगाना चाहते हो तो समझ लो कि ज़्यादा नहीं 1,400-1,500 रुपये के आसपास में लिस्टिंग आ सकती है, मतलब लिस्टिंग गेन मिल सकता है, क्योंकि 100 शेयरों का एक लॉट है और 95 से लेके 100 रुपये का प्राइस बैंड रखा है। तो 100 रुपये पे अगर कोई लगाएगा और 100 = 100 और 15 रुपये का GMP चल रहा है, ऐसे मान लो, तो 1,500 रुपये मिलेंगे आपको। दूसरी बात क्या है कि जो ओखला इंडिया का IPO लिस्ट हुआ है ना, वो 3% के प्रीमियम के साथ में लिस्ट हुआ, लेकिन जो बाज़ार के अंदर गिरावट दिखी वो गिरावट पूरे को ले बैठी और उल्टा मतलब 713 पे जाके क्लोज टू क्लोज बंद हुआ, मतलब 2% नीचे गिर के बंद हुआ। क्योंकि बाज़ार का ना नॉर्मल सेंटीमेंट ख़राब हो रहा है, इसलिए बाज़ार के अंदर जो गिरावट है ना वो दिख रही है आपको। सेंटीमेंट क्यों ख़राब हो रहा है? क्योंकि ये FII मांग नहीं रहे हैं। जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जो बेच रहे हैं, बेच क्यों रहे हैं? क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है और रुपया हमारा कमज़ोर हो रहा है। रुपया कमज़ोर हो रहा है तो जो उनको प्रॉफिट हो रहा है ना, वो पूरा का पूरा उनका रुपये की डिप्रिसिएशन, जो रुपये की वैल्यू गिर रही है ना, उसमें भाग जा रहा है। तो सोच रहे, आप खुद सोचो ना कि मान लो आप हो और आपको किसी कहीं से पैसा निकालना है कि यार अब ठीक है, थोड़ा सा मतलब कैश में बैठ जाते हैं, तो आप कहाँ से निकालोगे? आप वहीं से निकालोगे ना जहाँ से प्रॉफिट आ रहा होगा, क्योंकि लॉस के जो सौदे हैं वो तो बिकते ही नहीं है। आप जो सोच रहे हो ना, मेरा 5 लाख का लॉस हो रहा है किसी पोर्टफोलियो में और एक ही अकाउंट, एक ही शेयर में 5 लाख का लॉस है, तुम उसे बेच दोगे। वो 1000 में से एक होता है जो बिरला जो ऐसा कर पाता है, नहीं ऐसा कर नहीं पाते जनरली। तो लॉस हमेशा प्रॉफिट वाले सौदे, तो FII बेच रही है। मान ऐसा समझ लो शुद्ध भाषा में, मान लो अमेरिका में आज हमारा 88 से 83-84 रुपये चल रहा था पिछले 2 सालों में। 81 से लेकर 88-89 रुपये तक का जो सफ़र हमने किया है ना, उस सफ़र में FII ने अगर सपोज करो 85 रुपये डॉलर पे उन्होंने 1 करोड़ रुपये लगाए, तो 85 लाख रुपये लगाए, है ना। 1 लाख रुपये लगाए मतलब 85 लाख रुपये लगाए।
अब उनका मान लो 3% का गेन हो गया, तो 85 लाख पे अगर मान लो 5% का भी उन्होंने गेन किया, क्योंकि बड़े बल्क में ना बड़े बड़े लार्ज कैप उठाते हैं, तो उन्होंने 85 लाख से उन्होंने 88 लाख रुपए कमा लिए है ना, 3 लाख कमाए। मैं बिल्कुल सिंपल लेवल लैंग्वेज में समझा रहा ताकि आप समझ पाओ। तो कितने लाख हो गए? 88 लाख हो गए। अब 88 लाख में से अगर वो उन्हें बेच रहे हैं ना, तो उन्हें $99,000 मिल रहे हैं। $1,000 तो उनके घर से जा रहे हैं। भाई जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था भारत में, उस समय जो डॉलर का रेट था 85 रुपये था, ठीक है। तो उन्होंने $1,00,000 दिए, वहाँ से 85 लाख रुपये हमें मिल गए। अब उन्हें उन 85 लाख रुपये पे मैं मान के चलता हूँ कि वह 3% के आसपास का रिटर्न मिला, है ना। तो 85 लाख रुपये की जो वैल्यू है वो बढ़ के होगी 88 लाख। अब उन्होंने 88 लाख में बेच दिया। कुछ उसका ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन है वो कटने के बाद, ब्रोकरेज कटने के बाद उनके हाथ में मैं मानता हूँ 87.5 लाख रुपए आए। अब 87.5 लाख रुपए अब वे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो उनके हाथ में तो $99,000 आए। उन्होंने लगाए थे $1,000, वो $1,00,000 लगाए थे। भाई $1,00,000 लगाए 85 लाख में, अब आ रहे $99,000, तो $1,000 तो घर से जा रहे हैं। तो रुपया कमज़ोर होना, जब भी डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है रुपया कमज़ोर होता है। रुपया कमज़ोर होना मतलब आपकी जो इमेज मार्केटिंग के लिए बहुत ख़राब रहता है। उनके लिए अच्छा रहता है जो एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सपोज करो कोई बाहर का अमेरिका का कोई व्यक्ति है, भारत का कोई प्रोडक्ट खरीदता है। जब वो मान लो 100 रुपये में हमसे 10 बोतल ले जा रहा था, आज हमारा रुपया कमज़ोर हो गया अमेरिका के बाद, आज वो 100 रुपये में हमसे 11 बोतल ले रहा है। तो उनके लिए तो अच्छा है, बट हम, क्योंकि भारत 80% इंपोर्ट इकोनॉमी है, हम दूसरा देश माल खरीदते हैं। हम ना क्रूड ऑयल, आज हम जो अपने पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, क्यों मिला रहे हैं? यही तो कारण है। अमेरिका का सब कुछ ठीक ना होना बाज़ार को डरा रहा है। FII की बिकवाली बाज़ार को डरा रही है। तुम्हारा जो सेंटीमेंट है वो बाज़ार को डरा रहा है। और उसके बीच में जो तुम्हारा रिटेल निवेशक है, जो छोटे निवेशक हैं, वो और घबरा रहे हैं, और घबराहट में खरीदा नहीं जा रहा। वो सोच रहे यार तो चुप बैठे रहो, चुप बैठने में फ़ायदा है। कारण है यही कारण है। अगर बात करोगे तुम सीधा कि कल क्या है, कल है तुम्हारा स्टड IPO की लिस्टिंग पे आपको 1500 से लेकर 1900 रुपये तक का प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, अगर सेंटीमेंट सही रहे तो। क्या करना है वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करना है। निफ्टी अभी लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहें। दूसरी बात क्या है कि आज सेंसेक्स की थी एक्सपायरी, और एक्सपायरी में थोड़ा सा लोग बाग जो लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं, वो सावधानी रखते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो भी करें वित्तीय सलाहकार से पूछ के करें। आज निफ्टी तुम्हारा 87 पॉइंट गिर गया, तुम्हारा बैंक निफ्टी की बात करोगे तो 200 पॉइंट गिर गया, सेंसेक्स 148 पॉइंट गिर गया। कोई ऐसा बाजार ही नहीं ना जो गिर के नहीं बन रहा। मतलब सेंटीमेंट कौन बनाता है? सेंटीमेंट बनाता है विश्व के बाजार। तुम्हारा पेरिस के बाजार 10 पॉइंट नीचे, लंदन के बाजार 55 पॉइंट नीचे, या जर्मनी के बाजार वे भी 67 पॉइंट नीचे। हाँ, ऊपर भी थे, हांगकांग के बाजार थे, जापान के बाजार थे, चीन के बाजार थे जो ऊपर थे। सबसे ज़्यादा आज अगर गिरने वाले इंडेक्स में बात करोगे तो निफ्टी मेटल रहा। निफ्टी मेटल में काफ़ी गिरावट देखने मिली। निफ्टी FMCG में भी गिरावट रही। थोड़ा निफ्टी ऑटो संभल गया, बाकी जो है ऑल ओवर माहौल ख़राब ही था। तो अभी ना बड़ा कोशिश होकर चलने का समय है। पैनिक में कुछ भी ना करें, जो भी आपको करना है वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।